हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम कहानी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस कहानी के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमने इस कहानी का कथासार, जिसको आप सार, सारांश, कथावस्तु भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, इस कहानी का जो मुख्य पात्र हीरामन है उसके चरित्र चित्रण को भी हम उदाहरण स्वरूप समझ चुके हैं। तीसरा प्रश्न, इस कहानी की मूल संवेदना। तीनों ही प्रश्नों के ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इस कहानी की भाषा शैली पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक भाषा के माध्यम से अपनी रचना में सजीवता लाता है। किसी भी साहित्यिक विधा के लिए भाषा शैली एक अनिवार्य तत्व होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम किसी रचना से जुड़ी तात्विक समीक्षा करते हैं तो तात्विक समीक्षा में भी एक तत्व होता है भाषा शैली। क्यों होता है? क्योंकि भाषा शैली किसी भी रचना के लिए एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। सही भाषा के प्रयोग से पात्रों में सजीवता आती है और कथावस्तु स्वाभाविक लगती है। लेखक यदि अपने विचार रख रहा है तो उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए, किंतु पात्रों के संवादों की भाषा पात्रों की मनोस्थिति, शिक्षा और वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। तो अगर किसी रचना में लेखक अपने विचार रख रहा है तो उसमें वह स्वयं की भाषा का प्रयोग करे, और अगर वो किसी रचना में पात्रों के संवाद दिखा रहा है तो उसमें पात्रों की जो भाषा होनी चाहिए वो पात्रों की मनोस्थिति, शिक्षा और वातावरण के अनुरूप या उसके आधार पर ही होनी चाहिए। अगर जो पात्र है किसी रचना में वो पात्र बहुत शिक्षित दिखाया गया है तो उसकी भाषा से झलकना चाहिए कि वह शिक्षित है, ठीक है। और अगर किसी पात्र का जो वातावरण है वो वातावरण अगर गांव का है तो उस पात्र की जो भाषा है वो भी ग्रामीण भाषा होनी चाहिए, आंचलिक भाषा होनी चाहिए। तो जो कथा वस्तु है वह बहुत स्वाभाविक लगती है। इसके अतिरिक्त कहानीकार अपनी रुचि के अनुसार डायरी शैली, पत्र शैली, पूर्व दीप्ति शैली यानी कि फ्लैशबैक शैली आदि में से किसी एक शैली का प्रयोग कर सकता है। तीसरी कसम कहानी की भाषा में ये सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। कहानी में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। संवाद या पात्रों के मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए कहानी में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरी कसम की भाषा में सांकेतिकता है जिससे भाषा के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, जैसे हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से, तोहे कहे या आहा। उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में तो 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोलकर गप तो गांव की बोली में की जा सकती है किसी से। तो गप का मतलब होता है कि बातें। तो यहाँ पर जो हीरामन है उसके सामने ये सवाल उपस्थित हुआ होता है कि वह हीराबाई से कैसे बातें करे, वो उसको कैसे बुलाए, तोहे कहकर या आहा कहकर। तो यहाँ पर इसी चीज़ का जिक्र हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। कहानी की भाषा में शाब्दिक सौंदर्य है। फणेश्वर नाथ रेणु जी ने तीसरी कसम कहानी में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। पूर्व दीप्ति शैली, पूर्व दीप्ति शैली का मतलब होता है फ्लैशबैक शैली। आत्मकथात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली होती है जहाँ पर मैं, मुझसे, मेरे से, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट तर्ज शैली आदि, रिपोर्ट तर्ज शैली मतलब होता है कि रिपोर्ट शैली का प्रयोग करना। तो अब हम पूर्व दीप्ति शैली का उदाहरण देखते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल में गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी धो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब वह याद कर रहा होता है जहाँ पर अपनी जिंदगी के उसने 20 साल बैलगाड़ी चलाई है, तो यहाँ पर पूर्व दीप्ति शैली मतलब फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया है। तो आत्मकथात्मक शैली का अब हम देखते हैं प्रयोग कहाँ किया गया, उसका भी उदाहरण हम देखेंगे। जहाँ हीरामन चोर बाजारी का माल पकड़े जाने पर घबराया है,
तब वहाँ आत्मकथात्मक या आत्मसंवादात्मक शैली देखी जा सकती है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। सजनवा बैरी हो गए हमारो सजनवा, अरे चिठिया हो तो सब कोई बाचे चिठिया हो तो, हाया करनवा होए करमवा, कोई ना बाचे हमारो सजनवा हो करमवा, सजन रे झूठ मती बोलो खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल हो जाना है सजन रे। अतः हम स्पष्ट इस रूप से ये कह सकते हैं कि भाषा शैली की दृष्टि से कहानी जो है वो सफल है। वस्तुतः यही तत्व कहानी को जीवंत बनाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया हो कि इस कहानी में किन किन शैलियों को प्रयोग में लाया गया है। आत्मकथात्मक शैली, जिसको आप आत्म संवादात्मक शैली भी बोल सकते हैं, पूर्व दीप्ति शैली यानी कि फ्लैशबैक शैली का भी यहाँ प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर जो भाषा प्रयोग में लाई गई है वो ग्रामीण भाषा है, ठीक है, लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और तीसरी किस्म की जो भाषा रही है उसमें हमें सांकेतिकता भी दिखती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो भाषा शैली है इसको आप कहानी का शिल्प भी कह सकते हैं। अगर आपका प्रश्न भाषा शैली के ऊपर आता है या कहानी का शिल्प पूछा जाता है तो आपको यही बताना होगा, ठीक है, कि इस रचना की क्या भाषा रही है। और मैं अपनी वीडियोस में ये हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं भाषा शैली या चरित्र चित्रण का प्रश्न करवाती हूँ तो भाषा शैली का जो प्रश्न होता है वो आपको उदाहरण देना होता है, ठीक है। बिना उदाहरण के आप ये उत्तर तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर आप चरित्र चित्रण में कोई विशेषता बता रहे हैं किसी पात्र की, या आप भाषा शैली बता रहे हैं किसी रचना की, तो आपको प्रमाण देना होता है कि आपको किस उदाहरण में कौन सी भाषा लगी है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे ग्रामीण भाषा या मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो कहानी में से आपको उस पाठ को लेना है और लिखना है कि यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अपनी बात प्रमाण स्वरूप रखनी है, तभी जो उत्तर है वो आकर्षक बनता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो भाषा शैली है वो यहीं समाप्त होती है इस रचना की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम किसी नई कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।